अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, चीन और भारत एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई सख्त जुमलों और बयानात का तबादला हुआ है। चीन ने भारत के मुंह पर एक ऐसा जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया है जिसकी जोरदार आवाज आपको भारतीय मीडिया में सुनने को मिलेगी। इस वक्त पूरे भारत में शोर मचा हुआ है कि चीन ने भारत को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके हैं वो चीन को वापस कर दिए जाए। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, माजी में भी चीन ने कहा है कि भारत ने इलाकों के ऊपर इलीगली उन पर कब्जा किया हुआ है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वो चीन के इलाके हैं और चीन जब तक उन इलाकों को मेनलैंड चाइना में शामिल नहीं कर लेता तब तक चीन का जो सेंचुरी ऑफ जुबिलेशन, सेंचुरी ऑफ रिजुविनेशन या चीन का यूनिफिकेशन का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकेगा। अब बुनियादी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश के हवाले से ये डिबेट दोबारा क्यों शुरू हुई है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब आप सब जानते हैं कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक इंतहाई मज़ाक़ाखेज़ बात की सिंध के हवाले से। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में कहकहे लगाए जा रहे हैं क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि इंडिया कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और एक तो बुनियादी वजह यह है कि इंडिया के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। इंडिया को आलमी सतह पर जिस जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा उसके बाद इंडिया फ्रस्ट्रेशंस में ऐसे बयानात दे रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि हम कश्मीर और सिंध को भारत में शामिल कर लेंगे, जबकि दूसरी जानिब फिर चीन ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अरुणाचल प्रदेश और दीगर जो इलाके हैं वो चीन के हैं, लिहाजा चीन इन इलाकों को दोबारा मेनलैंड चाइना में शामिल करेगा। अब बुनियादी सवाल ये उठता है कि ये डिबेट क्यों शुरू हुई। दरअसल ये मामला उस वक्त सामने आया जब इंडियन खातून प्रीमा वांगजोम ने चाइनीज जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने शंघाई हवाई अड्डे पर प्रीमा को हरासा किया और हिरासत में रखा। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा है कि मुतल्लका केस के हवाले से हमें मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक चीन के इमिग्रेशन हुकाम ने कवानीन और जवाबित के मुताबिक खातून से मुतल्लिक अपनी तहकीकात की, कानून पर मुनसिफाना अंदाज में अमल किया गया और खातून के जायज हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया। ना तो उन्हें हिरासत में लिया गया और ना ही हरासा किया गया। चीन की तर्जुमान का मजीद कहना था कि हकीकत यह है कि चीनी फिजाई कंपनी ने उस खातून को आराम करने के लिए जगह और खाना वगैरह भी फराहम किया था, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया के नाजायज कब्जे को कभी भी तस्लीम नहीं किया। वजारत खारजा की तर्जुमान का मजीद कहना था कि जंगनान चीन का हिस्सा है। याद रहे कि चीन इंडिया की शुमाली मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार देता है और उसे जंगनान के नाम से पुकारता है। नाज़रीन, ये चीन के जो वजारत खारजा है, चीन का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ था कि ना ही खातून को हरासा किया गया है और ना ही उन्हें हिरासत में रखा है। जब कि खातून का ये मौक़िफ़ था कि उन्हें हिरासत में रखा गया है और चीन के जो इमिग्रेशन हुकाम ने उन्होंने इस खातून को हरासा भी किया है। अब हुआ क्या, इस खातून के मुताबिक प्रीमा दरअसल में इंडियन शहरी है जो फिलहाल बरतानिया में मुकीम है। उन्होंने इंडियन खबर रसाई एजेंसी को बताया कि वो तकरीबन 14 बरस से बरतानिया में मुकीम है, लेकिन उन्होंने अपनी इंडियन शहरियत बरकरार रखी हुई है। खातून के मुताबिक 21 नवंबर को ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो लंदन से जापान जा रही थी और इस सफर के दौरान उन्हें शंघाई हवाई अड्डे पर जापान के लिए जहाज बदलना था। प्रीमा ने दावा किया कि जब वो इमिग्रेशन के कतार में खड़ी हुई तो हुकाम ने उन्हें लाइन से निकालकर एक अलग जगह बिठा दिया क्योंकि उनके इंडियन पासपोर्ट पर जाए पैदाइश का मकाम अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। उनके मुताबिक चीनी हुकाम ने उनसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नहीं चीन का हिस्सा है और इसलिए उनका पासपोर्ट जायज नहीं और वो चाहें तो चीन का पासपोर्ट ले सकती है। उन्होंने कहा कि वो लंदन से 12 घंटे के सफर के बाद शंघाई पहुंची थी, मगर फिर शंघाई में मजीद 3 घंटे का स्टॉप उनके लिए अजाब बन गया था।
ان کا الزام ہے کہ حکام نے انہیں جاپان کی پرواز پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دی اور انہیں 18 گھنٹے تک بغیر کچھ کھائے پیے ہراساں کرتے رہے۔ پریما نے مزید دعویٰ کیا کہ چینی امیگریشن حکام نے انہیں وہاں سے جاپان جانے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد انہوں نے لندن میں اپنے ایک دوست کی مدد سے انڈین سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ وہ کہتی ہے کہ انڈین سفارت خانے کے اہلکاروں نے بھی ایئرپورٹ پر ان سے ملاقات بھی کی۔ چین کی وزارت خارجہ نے پریما کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی حکام نے جو بھی اقدامات کیے تھے وہ قوانین اور ضوابط کے دائرے میں تھے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ متعلقہ خاتون پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، انہیں حراست میں نہیں رکھا گیا، انہیں ہراساں نہیں کیا گیا، جس کا انہوں نے الزام لگایا ہے۔ ناظرین، چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ زنگنان چین کا علاقہ ہے، چین کبھی بھی نام نہاد اروناچل پردیش پر انڈیا کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ دوسری جانب انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے چینی موقف پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ناظرین، یہ انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ جو اروناچل پردیش کا واقعہ ہے ایک بار پھر سامنے آیا ہے اور اروناچل پردیش کو لے کر دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ جب ہم اروناچل پردیش کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا انسیڈنٹ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چین نے دو ٹوک موقف اپنایا ہوا ہے کہ اروناچل پردیش چین کا حصہ ہے، اور جب تک چین اروناچل پردیش کو مین لینڈ چائنا میں شامل نہیں کر لیتا تب تک جو چائنیز ری یونیفیکیشن کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چین نے مختلف لسٹ بھی جاری کی ہے، ریسنٹ پاس میں تقریباً 5 لسٹ جاری کیے گئے جن میں بھارت کے ناجائز قبضے میں جو مختلف علاقے ہیں ان کے نام کو تبدیل کیا گیا، ان کو چینی نام دیے گئے۔ مثال کے طور پر 2017 میں، 2021، 2023، 2024 میں مختلف لسٹ سامنے آئے اور ان میں تقریباً 30 ایریاز کے جو نام تھے وہ چینج کیے گئے، ان کو چینی نام دیے گئے۔ پھر 2025 میں چین نے ایک اور نئی جو لسٹ تھی وہ جاری کی جس میں 17 بھارت کے زیر کنٹرول جو ایریاز ہیں ان کے نام چینج کیے گئے، خاص طور پر اروناچل پردیش کا نام چینج کیا گیا، اروناچل پردیش کا زنگنان نام دیا گیا، اور چین میں اس کو ساؤتھ تبت یعنی جنوبی تبت بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ چین کا کیا کلیم ہے، چین اروناچل پردیش کو کیوں اپنا حصہ سمجھتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا ہوگا۔ دراصل میں اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تاریخ کی روشنی میں جو ہم اس کو اسٹڈی کریں تو 1911-1912 میں چین کی جو چنگ ڈائنیسٹی ہوتی ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے، جس کے بعد مختلف وار لارڈ سامنے آتے ہیں اور چین بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ 1912 میں تبت ایک ڈیفیکٹو انڈیپینڈنٹ کے طور پر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس میں برطانیہ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ برطانیہ اور دیگر جو پاورز ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چین کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے۔ برطانیہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ایسٹرن ہمالیین جو ریجن ہے اس پر اپنے انفلوئنس کو انکریز کرے اور تبت کو برطانوی ہند اور چین کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی چین کو مختلف جنگوں میں الجھایا جاتا ہے، جیسے ہمارے سامنے اوپیم وارز ہے، پھر سائنو جاپنیز وارز ہے، اور دیگر بھی مختلف جنگیں ہوتی ہیں چین اور جو اس وقت کی گریٹ پاورز ہوتی ہے ان کے درمیان۔ تو 1914 میں ایک اگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس کو سملا اگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ دراصل میں تبت کے جو رولرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اور برطانوی ہند کے درمیان سائن ہوتا ہے، اور اس میں ہنری میک مہن کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور ایک لائن ڈرا کی جاتی ہے جس کو میک مہون لائن کہتے ہیں۔ اس میں جو یہ لائن تبت اور برطانوی ہند کے درمیان ڈرا ہوتی ہے، اور اس میں تبت کے ایریاز کو برطانوی ہند میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب چین کا یہ موقف ہے کہ چونکہ یہ جو اگریمنٹ سائن ہوا تھا اس وقت یہ تبت اور برطانوی ہند کے درمیان سائن ہوا تھا، اس میں مین لینڈ چائنا کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، اور نہ ہی چین کے کسی حکام کے اس کے اوپر سائن موجود ہے۔ یہ اگریمنٹ ڈیفیکٹو
स्टेट तिब्बत और बरतानवी हिंद के दरमियान साइन हुआ था, और चूंकि तिब्बत बहुत ज्यादा कमजोर था, चीन बहुत ज्यादा कमजोर था, लिहाजा जोर जबरदस्ती इन एरियाज को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। लिहाजा चीन का यह मौकफ है कि चूंकि ये जबरदस्ती इलाके छीने गए हैं, जो लाइन ड्रॉ की गई है ये भी फोर्सफुली ड्रॉ की गई है, इसमें चाइना को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश और दीगर जो इलाके हैं ये चीन के हैं। चीन इनको अपना हिस्सा समझता है, और चीन का ये मौकफ है कि जब तक इन इलाकों को मेनलैंड चाइना में शामिल नहीं किया जाता तब तक चीन का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं होता। अब भारत का इसके हवाले से मौकफ यह है कि चूंकि ये अग्रीमेंट हो चुका था तिब्बत और बरतानवी हिंद के दरमियान, लिहाजा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और फिर भारत इसके जवाब में अक्साई चीन के ऊपर क्लेम करता है कि चीन के कुछ इलाके भारत का पार्ट है। तो ये बेसिकली इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। लिहाजा बारहा चीन ने ये मौकफ अपनाया है, और अब रिसेंटली चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने रखा है कि भारत का जो सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश का एरिया है हम इसको तस्लीम नहीं करते, ये जिंगनान का एरिया है और ये चीन का हिस्सा है, और चीन इसको अपना हिस्सा बनाएगा। तो ये जो भड़के मारते हैं भारत, वो ये बात कर रहे हैं कि हम सिंध को और कश्मीर को भारत में शामिल कर लेंगे, तो ये भी जरा देख ले कि आपने भी बहुत हिसाब किताब देना है। और इवन कश्मीर के हवाले से भी आपने देखा होगा कि जो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट जो कांग्रेस में सबमिट कराई गई थी, उसमें भी कश्मीर के लिए कंटेस्टेड टेरिटरी का वर्ड यूज हुआ था कि ये मुतनाज़ा इलाका है, ये भारत का नहीं है। लिहाजा इस वक्त भारत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरी दुनिया में भारत को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। जिस तरह ट्रंप ने मोदी को जूतों की नोक पे रखा, फिर चीन ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है, तो भारत फ्रस्ट्रेशन में इस किस्म के बयानात दे रहा है, और ताकि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको कूल डाउन किया जा सके। लेकिन एक चीज वाज़ेह है, और पूरी दुनिया में ये इस हवाले से बात भी की जा रही है कि भारत जो है वो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी रखता है, और भारत पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और मैं ये समझता हूं कि जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और दीगर कंट्रीज जो भारत की जो एस्पिरेशन है कि ये इन कंट्रीज को हमने भारत में शामिल करना है, जो अखंड भारत का ख्वाब है उसको पूरा करना है। इन तमाम कंट्रीज को चाहिए कि मिलकर भारत के खिलाफ ठोस इकदाम किए जाए, हर फोरम पर इस मसले को उठाया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि किस तरह भारत इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, किस तरह भारत इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, और किस तरह भारत के हेजेमोनिक एस्पिरेशंस है। बहुत शुक्रिया।